आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि स्टेपर मोटर के अंदर रोटर की टीथ और स्टेटर की टीथ हमेशा बराबर क्यों नहीं रखे जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने देखा होगा। स्टेपर मोटर मैंने आपको बताया था जब लेक्चर पढ़ा रहा था कि स्टेपर मोटर जितनी भी होती है उनके अंदर ये चीज़ हमेशा याद रखी जाती है जब आप उन्हें डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बराबर नहीं होंगे तो कितने होंगे, और अगर होंगे तो इवन होंगे कि ऑड होंगे। इन सब चीज़ों का आंसर हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम लोग बराबर नंबर ऑफ पोल्स ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा अगर हम लोगों ने क्या कर रखा है, इक्वल नंबर ऑफ पोल्स ले रखे हैं। यानी कि इस कंडीशन में बात करूंगा, रोटर इफ रोटर पोल्स आर जस्ट इक्वल टू स्टेटर पोल्स, ठीक है। या फिर कह सकता हूं मैं यहाँ पे टीथ कह सकता हूँ, रोटर की टीथ अगर हमारे स्टेटर टीथ के बराबर है, पोल्स लिख दिया है, यहाँ पे मैं टीथ भी लिख सकता हूँ। रोटर के जो टीथ हैं वो स्टेटर के टीथ के बराबर हैं अगर, ठीक है। ठीक, तो एक केस ले लेते हैं, जरा देखते हैं मोटर के ऊपर क्या गुजरेगी अगर ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं दिस वन इज 4 पोल, स्टेटर्स पे 4 पोल्स हैं, 2 फेजेस हैं, मैंने बताया था। ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका अगर ए है तो ये ए डैश है, ये बी है तो ये बी डैश है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में हम बात कर लें ये क्या चीज है, तो ये अगर स्टेटर के पोल्स हैं तो इसमें क्या है, 4 स्टेटर पोल्स हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज एक और इसमें क्या आता है, 2 फेजेस हैं, 2 फेज सप्लाई है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 पोल हैं और 4 स्टेटर के पोल्स लिए हैं और सप्लाई कितनी ली है, 2 फेजेस की सप्लाई ली। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब आगे चलते हैं, इतनी चीज में कोई डाउट नहीं चाहिए। नाउ अब हमने क्या लिखा हुआ है, रोटर पोल्स हमें बराबर लेने स्टेटर के, तो रोटर के भी 4 पोल्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो रोटर बना लेता हूं मैं, दिस इज योर रोटर। ठीक है, अब रोटर के वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर ले रहा हूँ, स्टेपर मोटर, और उसके अंदर मैं इस तरीके से 4 पोल ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही, ये हो गया तैयार। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, 4 देखो स्टेटर के पोल्स हैं और 4 ही रोटर के पोल्स हैं या टीथ हैं। ठीक है, दोनों चीजें बराबर हैं। नाउ अब क्या करते हैं, अब जरा देखते हैं कि क्या ये मोटर रन करेगी कि नहीं करेगी। तो मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हम लोग इन्हें डी एनर्जाइज कर देते हैं, चारों के चारों फेजेस को। स्टेपर मोटर आपने मेरी वर्किंग सीख रखी होगी, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की। अब क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ए और ए डैश को एनर्जाइज करता हूं। तो ठीक है, हमने क्या करा, ए को एनर्जाइज करा और ए डैश को एनर्जाइज करा। ओके, नाउ वेरिएबल रिलक्टेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स निकलेगा, लेकिन जब फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ से पास होते होते इसमें चला जाएगा। तो देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पाथ है जिससे फ्लक्स निकल रहा है और फ्लक्स एंटर कर रहा है ए में, तो ये क्या है, आपका मिनिमम या लीस्ट रिलक्टेंस पाथ है। तो किसी भी तरीके के मोशन की जरूरत नहीं है, रोटर जिस कंडीशन में है इसी कंडीशन में रहेगा, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये मोटर रहेगी। क्लियर हो गया। नाउ यानी कि हमने ए और ए डैश को एनर्जाइज करा, कोई मूवमेंट नहीं मिला। अब क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा यानी कि अपना बी बी डैश को एनर्जाइज करके देखते हैं क्या वहां पे मोशन मिलेगा। तो बी और बी डैश, अब की इसको एनर्जाइज करा, तो बी और बी डैश को एनर्जाइज करा, तो देखो यहां से फ्लक्स निकला और ये सीधे इसमें से बी में से निकल के बी डैश में एंटर कर गया। बी नॉर्थ बना था और ये साउथ बना। ओके, तो अब देखो अगेन, जहां जो भी रोटर जिस पोजीशन में है वो पोजीशन ही मिनिमम रिलक्टेंस की पोजीशन है। जब लीस्ट रिलक्टेंस की पोजीशन ऑटोमेटिकली है, तो ऐसे केस के अंदर रोटर का अब भी कोई मोशन देखने को नहीं मिलेगा, रोटर अभी भी स्टैंड स्टिल ही रहेगा। यानी कि चाहे मैं ए को एनर्जाइज करूं या फिर ए को एनर्जाइज करूं या फिर बी को एनर्जाइज करूं, दोनों में से किसी भी फेज को एनर्जाइज करूं, रोटर जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में कंटिन्यूअस रहेगा। और अगर रोटर अपनी ही पोजीशन को मेंटेन करा रहेगा तो वहां पे कोई भी मोशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हमारे रोटर के पोल्स स्टेटर के पोल्स के बराबर हो गए या टीथ के बराबर हो गए, तो ऐसी कंडीशन में नो मोशन। नो मोशन का क्या मतलब हुआ, इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं हम इसे, नॉट सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होगी ये तुम्हारी। ठीक है, नो मोशन, और कह सकते हैं कि मोटर जो कि वो स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, बल्कि यहां से सेल्फ भी हटा देते हैं। ठीक है, नॉट स्टार्ट, यानी कि मोटर जो है आपकी वो स्टार्ट ही नहीं होगी, रोटेट ही नहीं करेगी। ठीक है, नॉट स्टार्ट कह सकते हो या फिर नो रोटेशन, नो रोटेशन। ठीक है, तो यानी कि मोटर, यानी कि अगर आपने रोटर के पोल्स को टीथ के, या सॉरी पोल्स या टीथ रोटर के, अगर आपने इसको बराबर कर दिया स्टेटर पोल्स का स्टेटर टीथ के बराबर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा रोटर जो होगा वो अपनी जगह रुका रहेगा, किसी भी तरीके का मोशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि
जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका हमेशा हर तरफ से एक बैलेंस्ड सप्लाई हमें कह सकते हैं, लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन हर बार ऑफर होती रहेगी। क्लियर हो रहा है? तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि स्टेपर मोटर के नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर के और रोटर के बराबर नहीं होने चाहिए या टीथ बराबर नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन समझ में आ गई। नाउ आगे चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हमने मान लिया कि नहीं बराबर होने चाहिए, तो फिर क्या? ठीक है, अगर इक्वल ना हो तो क्या हो? तो हम जरा दो कंडीशन लेके देखते हैं। सबसे पहले, इफ रोटर टीथ नॉट इक्वल टू स्टेटर टीथ, हमने आपकी बात मान ली, हमने रोटर के जो टीथ हैं और स्टेटर के जो टीथ हैं उन्हें अलग अलग कर लिया है। लेकिन अब इसमें दो केस पॉसिबल हैं। ठीक है, एक हो सकता है कि रोटर के टीथ तुम्हारे इवन हो और स्टेटर के टीथ सॉरी इवन हो, क्योंकि ये हमेशा ही इवन होंगे। स्टेटर टीथ आपके हमेशा इवन होंगे, ये हमेशा इवन होंगे ऑलवेज। ठीक है, और रोटर के टीथ इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों केस लेके देख लेते हैं, पहला केस ऑड, दूसरा केस इवन लेके देख लेते हैं। ठीक है, नाउ अब ऑड केस लेके देखते हैं। ऑड में क्या करते हैं हम लोग, तो इस पर्टिकुलर केस को हम पहले टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रोटर के टीथ जो टी रोटर इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हमने क्या कर रखा है, स्टेटर के टीथ वही 4 अपने लिए हुए हैं। ओके, तो फिर से बना लेते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर बना देते हैं। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको करके सिखा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ आपको रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा यहाँ पे पूरा मकसद है कि मैं आपको समझाऊं, बना के दिखाऊं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, आप देखते हैं, फिर से हमने इस तरीके से बना दिया। ओके, नाउ अब की हमने क्या करा, 3 ले लिए हैं। ठीक है, तो पहले जो 4 थे, 4 प्रोजेक्शन थे, वो अब 3 हो गए। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं बैलेंस्ड के लिए, और एक ये। ठीक है, ओके, ये 3 पोजीशन हो गई। नाउ अब सेम केस हम लोग ले रहे हैं। इसके अंदर अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ए को एनर्जाइज करा, ए डैश को, तो ये नॉर्थ बन गया, मान के चलते हैं ये साउथ बन गया। ठीक है, ए डैश। ओके, अब क्या होगा भाई, जब ये नॉर्थ और साउथ बन गया तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। तो देखो ये वाला जो पर्टिकुलर, इस पे मार्क कर देता हूँ मैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। दिस वन इज योर फर्स्ट, सेकंड टीथ एंड थर्ड टीथ। नाउ अब देखो फर्स्ट टीथ तो मिनिमम लीस्ट रिलक्टेंस की पोजीशन पे ऑलरेडी है। ठीक है, ये लीस्ट रिलक्टेंस की पोजीशन पे, तो यहाँ से तो फ्लक्स सीधे चला जाएगा। नाउ अब देखो, अब बड़ा अच्छा एक कह सकते हैं प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, देख सकते हो। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक तो वो सेंटर तक आ जाएगा। सेंटर पे आने के बाद इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इधर से पूरा फ्लक्स पास होगा या यहाँ से फ्लक्स पास होगा। तो ऐसे केस में मान के चलते हैं, अगर यहाँ से फ्लक्स पास होने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, रोटर के ऊपर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने की वजह से ये इधर आना चाहेगा लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन पे। अगर ये लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन पे आना चाहेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई रोटर तो रोटेट करेगा इधर आने के लिए। तो अगर ये वाला पोर्शन, सेकंड वाला टीथ जो है वो इधर आना चाहेगा, तो फर्स्ट वाला टीथ जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया तो अब देखो ए का यहाँ से जो फ्लक्स सीधा सीधा जा रहा था वो अब फ्लक्स इस तरीके से जाने लगेगा अगर रोटेट कर गया तो अगर 2 वाला तुम्हारा लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन पे आ गया तो जो पहला वाला है ये तुम्हारा अवे चला जाएगा लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन से, तो इसके ऊपर टॉर्क वापस से इसको लाने के लिए लगेगा। तो ऐसे केस में मोटर क्या होगी, ऑसिलेट करती रह जाएगी, यानी कि स्टेबल मोटर नहीं मिल पाएगी आपको। एक स्टेबल ऑपरेशन कभी भी नहीं मिल पाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, हर बार अगर 2 को रिलक्टेंस लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन पे लाओगे तो 1 आउट ऑफ रिलक्टेंस मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन हो जाएगा, और अगर 1 को तुम लाओगे मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन पे तो 2 तुम्हारा आउट ऑफ रिलक्टेंस पोजीशन मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो होगी ये तुम्हारे सामने हर बार बनी रहेगी। आप जब भी किसी रोटर को, अगर आप ऑड रोटर की टीथ ले लेते हो और तुम्हारा स्टेटर जो कि हमेशा इवन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, यानी कि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए स्टेटर के पोल्स या स्टेटर की टीथ तो हमेशा इवन होंगे। लेकिन अगर आपने रोटर के टीथ या रोटर के पोल्स जो बना रहे हो वो आपने अगर ऑड ले लिए, ठीक है, ये ऑड किस में ले सकते हैं, ऑड लेने की भी चांसेस किस में आपके, कि अगर आपने वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है तो अगर आपने रोटर की टीथ ऑड नंबर में ले ली तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, यानी कि एक स्टेबल ऑपरेशन मिलने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्टेबलाइज करने के लिए रोटर को बहुत दिक्कत होगी, और ऐसे में मोटर जो होगी वो तुम्हारी ऑसिलेट करने लगेगी, स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। इसीलिए ये वाला आइडिया भी हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि इस आइडिया को भी हम लोग नहीं लेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कभी भी आपको अगर रोटर की पोजीशनिंग लेनी है तो रोटर के पोल्स आपको, पहली बात, पहला रूल ये है कि स्टेटर हीट के बराबर नहीं लेने। दूसरा रूल ये है कि आपको ऑड नहीं लेना है, हमेशा उनको भी इवन लेना है। ठीक है,
तो इवन कितना इवन लेंगे, ठीक है। तो देखो इवन लेने का मतलब हो गया कि आप 2 के मल्टीपल लोगे लेकिन अदर देन 4 लोगे, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आप 2 ले सकते हो या फिर 6 ले सकते हो, 6 ले सकते हो या 2 ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों की जगह आप लोग टेस्ट करके देख सकते हो मोटर रोटेट होगी क्या। तो देखते हैं बना के। तो सबसे पहला केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस या सॉरी सेकंड केस ले रहा हूँ, रोटर के टीथ इक्वल टू 6 ले रहे हैं एंड स्टेटर के टीथ इक्वल टू हम ले रहे हैं 4, सेम केस। तो अब की हम लोग सेम बना के देखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है बनाते समय, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आ गया रोटर, ठीक, थोड़ा सा शेप इसकी बिगड़ गई है। ओके, नाउ अब इसके अंदर 6 टीथ मार्क कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये थोड़ा सा इसका शेप बिगड़ गया, ये और ये सेम पोजीशन में होंगे, ये और ये सेम पोजीशन में होंगे और ये और सेम एक्सिस पे होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से 6 बनेंगे, क्लियर। अब देखो, अब हम बहुत इजीली देख सकते हैं, अगर हमने मान लेंगे चलते हैं यहाँ पे ए और इसे ए डैश दिया, क्लियर। तो इसको ए और ए डैश दिया तो यहाँ पे ये अपनी सेम पोजीशन पे मेंटेन रहेगा, यानी कि अब इस समय कोई रोटेशन नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कोई रोटेशन नहीं है। नेक्स्ट केस की हम लोग बात करते हैं। अब की हम क्या करेंगे, इसको बिगाड़ देता हूँ। अब कि हम लोग इसको एनर्जाइज करेंगे, हमने बी और बी डैश को एनर्जाइज करा, ठीक है। जैसे ही बी बी डैश को एनर्जाइज करोगे, अब इस पोजीशन में क्या होगा, तो ये वाला देखो यहाँ से फ्लक्स कुछ इस तरीके से जाएगा और ये निकलेगा यहाँ से और ये इसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में इस वाले पार्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और इस वाले पार्ट में ऊपर की तरफ होना भी ये चाहिए। अब क्या होगा, मोटर क्या होगी, रोटेट होगी, रोटेट होकर ये वाला जो पार्ट होगा ये इसके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से और ये वाला पार्ट जो है मूव होकर ऊपर आ जाएगा इसके सामने, ठीक है। और मोटर आपकी इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि मोटर जो होगी वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो मोटर स्टार्ट रोटेटिंग, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, मोशन, यानी कि हमें मोटर स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। यानी मोटर आपकी जो चल नहीं रही थी वो अब चलने लग जाएगी, जैसे ही आपने करके देखा, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऑड के साथ समस्या समझ में आ गई। ऑड के साथ दिक्कत ये थी कि जो ऑसिलेशंस कंटिन्यूअस तुम्हें मिल रहे थे, यानी कि अगर आप ए और ए डैश को एनर्जाइज करोगे तो वहां वाइब्रेशंस मिलने लगेंगे, और क्योंकि एक स्टेबल पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों आमने सामने नहीं होंगे। तो अगर 1 अगर स्टेबल मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन पे आएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 आएगा तो 1 बाहर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी जो ऑड में रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इस पे पहुंचते हो तो यहाँ पे आपको इवन विद अदर देन स्टेटर टीथ, तो यहाँ पे मिल गया। नाउ दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड थर्ड केस। अब की भी हम लोगों ने क्या करना है, रोटर टीथ इक्वल टू 2 ले लेते हैं और स्टेटर टीथ इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है। अभी भी देखो दोनों बराबर नहीं है, इसको बना लेते हैं। अब तो आप लोग खुद भी बना के सीख सकते हो। देखो जो भी पढ़ रहे हो उसको अगर आपका माइंड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, और रटने की जरूरत नहीं है। मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो जस्ट एक कॉमन सेंस है। अगर आपका कॉमन सेंस इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको वो चीज़ दोबारा किसी और बुक से किसी और के थ्रू वो चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि मशीन में कोई भी रूल आपको याद नहीं करना। अगर आप याद करने में चले जाओगे तो मोर देन 1000 रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे मशीन सीखते समय। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको करके देखो, बना के देखो, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है जो बुक में कहा है। जैसे मैंने कहा कि रोटर टीथ इज नॉट इक्वल टू स्टेटर टीथ, तो अगर हम कर देंगे तो क्या समस्या आएगी, ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब उनका डायग्राम बनाओगे, जैसा कि हमने सीखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, तब आपको पता चला अच्छा ऐसा होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ब्लाइंडली मानने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक बार टेस्ट जरूर करो, कॉपी बना के जरूर देखो, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत सिंपल सा केस है। टूथ हमने कितने ले रखे, 2 ले रखे हैं। तो एक ये टीथ ले लेते हैं, एक ये टीथ ले लेते हैं रोटर का, 2 टीथ, बहुत ईजी है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, ए और ए डैश को एनर्जाइज करोगे तो इसी पोजीशन पर रहेगा। अगर बी और बी डैश को एनर्जाइज करोगे तो क्या होगा, ये रोटर घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाली पोजीशन यहाँ चली जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से नई पोजीशन हो जाएगी और रोटर आपका रोटेट होने लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। एक बात याद रखना, कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं होता स्टेपर मोटर का, हमेशा डिस्क्रीट मोशन होता है। मतलब ये भी मैंने बता चुका है, जैसे आपने ए डैश को एनर्जाइज करा तो मान के चलते हैं रोटर यहाँ पे रहेगा इसी पोजीशन पे, फिर आपने बी डैश को एनर्जाइज करा तो रोटर घूम के ऐसे आ गया और यहाँ आके रुक जाएगा। अगर मान लो तुम 1 साल तक नहीं छूओगे इसे, 1 साल तक बी डैश को एनर्जाइज करे रहोगे तो ये यहीं रुका रहेगा अपनी इसी पोजीशन पे, यानी कि जो करंट पोजीशन को है वो होल्ड करके रखता है। ये खासियत होती है स्टेपर मोटर की, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर यहाँ पे इससे ज्यादा मैं इसे नहीं खींचूंगा, आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमने क्यों लिया। तो पहले मैंने आपको ये केस करके दिखाया कि अगर रोटर पोल्स बराबर होगा स्टेटर पोल्स के या टीथ के तो मोटर क्यों नहीं रोटेट करेगी।
नेक्स्ट हमने सीखा अगर बराबर नहीं होंगे तो दो केस हैं, ऑड ले सकते हो, इवन ले सकते हो। अगर ऑड ले लोगे तो क्या होगा, ऑसिलेशंस की या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप इवन लोगे तो देखो मोटर आपकी रोटेट होने लगेगी। दोनों ही केसेस में चाहे आप इवन लेने हैं लेकिन स्टेटर से कम भी ले सकते हो रोटर की टीथ, और स्टेटर से ज़्यादा भी ले सकते हो रोटर की टीथ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, और रिक्वायरमेंट पे आप पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे, मोटर किस कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या चीज़ नई सीखने को मिली इस लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।